हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्विस सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ की साइंस की जो हम सीरीज चला रहे हैं, जो 2026 में बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था एईडीओ का, जिसका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। तो उसके जो साइंस के प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल से डिस्कशन स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने ऑलरेडी अभी तक 3 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने जो 14 तारीख का जो भी क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया है और 17 तारीख का जो क्वेश्चन था वहां से मैंने 5 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। आज इससे आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे कि 15 से 20 तक आज बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद 20 अप्रैल वाला डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू का, वहां पे उस प्लेलिस्ट में सारे जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप चेक कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड, तो हमसे जाइलम और फ्लोएम है उसके संदर्भ में कुछ सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ें इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, हाँ, ये जो सवाल आ रहा है ये वो प्लांट टिश्यू से आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको प्लांट टिश्यू समझना पड़ेगा कि प्लांट का जो टिश्यू होता है, पौधे का जो उत्तक होता है वो क्या होता है। ठीक है, पौधे का जो उत्तक होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि जो टिश्यू होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जो है वो कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, और सेल का जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अभी देखो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि पादप जो प्लांट एनाटॉमी है उसके फादर किसको कहा जाता है। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी का फादर जो है वो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट। जैसे कल ही मैंने बायोलॉजी का क्लास डिस्कस किया था ना, वहां पे एनाटॉमी जो था उसका फादर मैंने बताया था ह्यूमन एनाटॉमी का, वो आपको याद होगा, कोई अरबी व्यक्ति था। मैंने बताया है, वो क्लास मैं अपलोड शायद कर दिया हूँ या फिर आज कर दूंगा। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब जो शरीर की उसकी होती है, पादप की जो शरीर होता है वो कैसे बनता है उसको एनाटॉमी जो है वो कहा जाता है, एनाटॉमी। तो ये जो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो है ये कौन है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इन ग्रीव आपको याद रखना है, आपका जो आंसर होगा वो होगा एन ग्रीव। ठीक है, एन ग्रीव हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम होता है, एन ग्रू। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहली बार टिश्यू जो शब्द है उसको भी यूज किया था, ग्रीव ने ही टिश्यू शब्द यूज किया, टिश्यू वर्ड जो है इसने यूज किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और सवाल हमें जाइलम एंड फ्लोएम से पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन और आपको याद यहाँ पे रखना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि कार्ल नागेली एक वैज्ञानिक है, कार्ल नागेली। कार्ल नागेली के बारे में क्या याद रखना है, तो इसने जो मेरिस्टेमेटिक शब्द है वो दिया था। ये जो मेरिस्टेमेटिक शब्द है इसका हिंदी होता है विभाज्योतिकी, मतलब ऐसे टिश्यू जो विभाजित हो। ठीक है, उसके साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम का जो नामकरण है ये है जाइलम एंड ये है फ्लोएम। तो इस फ्लोएम और जाइलम का भी नामकरण जो है वो कार्ल नागेली ने ही किया था। तो कार्ल नागेली से जुड़ा जो है वो कौन कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा जो हो जाएगा वो जाइलम हो जाएगा, दारू कोशिकाएं बोलते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा वो फ्लोएम हो जाएगा। ये तीनों शब्द जो है वो कार्ल नागेली ने ही दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो प्लादप का टिश्यू होता है वो परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक में डिवाइड होता है। परमानेंट मतलब जो डिवाइड ना हो,
जहां पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वहां पे कोशिकाएं जो है वो विभाजित करते रहती है, हमेशा विभाजित करते रहती है। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती है वो तीन जगहों पे आपको देखने को मिलेगी। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है एंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो शीर्षस्थ कहा जाता है, मतलब टॉप पे होगा। ठीक है, इसको जो है वो शीर्षस्थ कहा जाता है, टॉप पे होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये जो होता है वो जड़ और तना जो होता है उसके शीर्ष पे होता है। ठीक है, जड़ और तना जो होता है उसके शीर्ष पे होता है, बस इतना याद रख लो। और ये जो होता है वो प्राथमिक, इसका जो काम होता है वो लंबाई जो ग्रोथ होता है उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक होता है, इसका मतलब होता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ये पत्तियों का आधार और जो इंटरनोड्स होते हैं वहां पे ये मिलता है आपको। पत्तियों का जो आधार होता है, नोड होता है, और इंटरनोड जो होता है, टहनियों के जो पर्व होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, वहां पे ये देखने को मिलता है। और टूटे हुए अंग को ये फिर से जो है वो निर्माण करता है, पुनर्निर्माण जो है वो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक करता है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो क्या होता है, तो लेटरल को पार्श्व बोलते हैं। ठीक है, लेटरल को पार्श्व्य मेरिस्टेमेटिक जो है वो कहा जाता है, जो कि तने और जड़ जो होता है उसकी ग्रिथ, ये वाला जो मोटाई होता है ना, इसको बढ़ाता है। ठीक है, इसको ये बढ़ाता है। ये तो पूरी की पूरी लेंथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये मोटाई में वृद्धि करती है, और ये जो वृद्धि होती है, लेंथ में जो वृद्धि होती है उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, और जो लेटरल वृद्धि होती है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो ये परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया ना, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये परमानेंट टिश्यू जो होता है वो भी दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थायी ऊतक, और दूसरा जो होता है वो होता है जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। सिंपल है मतलब एक ही प्रकार के सेल होगा, एक ही टाइप के सेल से बनता है। ठीक है, एक ही टाइप के सेल से ये मिलकर बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीसीएस आपको याद रखना है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो होता है वो मृदु ऊतक कहलाता है। मृदु ऊतक, इसकी विशेषता जो होती है वो जीवित कोशिका ये होती है, और इसकी ये पतली भित्ति होती है। तो ये जो होगा वो लिविंग होगा। ठीक है, ये जो होगा वो मृदु ऊतक जो होगा वो जीवित कोशिकाएं होती है, इसकी विशेषता। और पतली भित्ति जैसे ये होती है, ये क्या करता है, तो ये भोजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, भोजन को स्टोर करके रखता है। और यदि क्लोरोफिल हो तो इसे जो है वो क्लोरेन काइमा जो है वो कहते हैं। और जलीय पौधे में हवा भरी होती है तो उसे जो है वो एरेन काइमा जो है वो कहा जाता है। देखो पैरेन काइमा के बारे में थोड़ा सा और समझ लो। ये देखो है पैरेन काइमा। पैरेनकाइमा जो होता है वहां पे इंटर सेलुलर एयर स्पेस होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, इंटर सेलुलर एयर स्पेस जो पैरेनकाइमा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ये सवाल जो है वो पूछा गया है। पैरेनकाइमा की और क्या विशेषता है, यदि पैरेनकाइमा जो है उसमें क्लोरोफिल होता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो क्लोरिन काइमा कहा जाता है। उसको जो है क्लोरिन काइमा बोलते हैं, क्लोरिन काइमा इसको कहा जाता है। और यदि वो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे में जब यही इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें जब हवाएं भर जाती हैं तो उसमें उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एरेन काइमा कहा जाता है। सवाल दोनों पूछा गया है, एरेन काइमा इसको कहा जाता है। दोनों सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पीवाईक्यू है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हो गया पैरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये भी जो सेल होती है वो जीवित कोशिका होती है। और कोने पे इसके जो कॉलेनकाइमा जो होता है उसके कोने पे आपको पेक्टिन जो है वो जमा हुआ मिलता है। पेक्टिन होने से ये कोना जो होता है उस पे मोटी हो जाती है। तो ये भी जो कॉलेनकाइमा है ये भी जो है वो लिविंग है। इसका जो कोना होता है वहां पे पेक्टिन होता है। कॉलिन काइमा के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो पौधे जो होती है वो हवाएं जब चलती है तो हिलती जुलती है, टूटती नहीं है। वो इसी कॉलिन काइमा के कारण टूटती है। तो ये जो है वो लचीलापन आपको देता है पेड़ को, लचीलापन जो है वो देता है पेक्टिन के कारण। ठीक है, पेक्टिन जमा होने से ये जो है मिलता है, ये ध्यान आपको रखना है। वहीं जो स्कैरन काइमा जिसको दृढ़ उत्तक जो है वो कहा जाता है, ये जो होती है वो दृढ़ होती है।
सवाल यही सब पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो ये डेड होती है और ये लिग्निन के कारण बहुत ज्यादा कठोर होती है। यहाँ पे आपको लिग्निन मिलता है और इस लिग्निन के कारण बहुत ज्यादा ये कठोर हो जाती है। इसका मेन काम मजबूती प्रदान करना ही होता है। जैसे नारियल का जो रेशा होता है, हस्क होता है, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो हमारा सवाल है वो जाइलम एंड फ्लोएम से है। ये जो टिश्यू होते हैं वो वस्कुलर टिश्यू इनको कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ये तो एक ही था सिंपल वाला, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो होती है वो वेस्कुलर संवहन उत्तक जो है वो कहलाता है। वस्कुलर वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें जाइलम आता है। जाइलम में 4 पार्ट होता है। जाइलम जो होता है वो जल और खनिज को क्या करता है, तो जल और खनिज को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम जो है वो यहाँ पे है। ये क्या करता है, जड़ से क्या करता है, वाटर को लेता है। वाटर को लेने के बाद वो पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि जो फोटोसिंथेसिस है वो हो सके। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और वो भी अपवर्ड की ओर। और वन वे फ्लो इसका होता है। आप ऊपर की ओर ही बस जा सकते हो, आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हो। तो जाइलम जो होता है वो ऊपर से नीचे नहीं आता है, वो केवल और केवल एक ही दिशा में उसका जो है वो फ्लो होता है। जाइलम का फ्लो एक ही दिशा में होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जाइलम जो होता है वो 4 टाइप के होते हैं। ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। ठीक है, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे याद क्या रखना है, इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा को यदि छोड़ दिया जाए तो सब के सब जो है वो डेड होते हैं। तो केवल और केवल यहां से आपको क्या याद रखना है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा इसमें, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है इसमें वो क्या होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा इसमें क्या होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा को यदि छोड़ दिया जाए उसके साथ ही साथ सब जो है वो डेड होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा जो होगा वो लिविंग हो गया। तो एक मात्र यहाँ पे लिविंग होता है, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। कभी इसको बहुत डिटेल से भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रख लो। ऑनवर्ड होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है इन बल्क फ्लो ड्यू टू द नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, एक प्रेशर आता है, इस बारे में मैंने पिछले भी क्वेश्चंस था ना उसमें डिस्कस किया था, शायद 14 वाला में एक सवाल था, उसको मैंने डिस्कस किया था कि एक पुल प्रेशर आता है, उसी पुल प्रेशर के कारण ये जो है वो खींचती है। ठीक है, ये जो है वो खींचती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है वो हॉलो होती है, बीच में जो है वो खाली होती है और डेड सेल होती है। ठीक है, ये डेड सेल होती हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें केवल और केवल लिविंग कौन सा है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो केवल और केवल लिविंग है। इनमें कोई भी इंड वॉल जो है वो नहीं होता है, कोई भी इंड वॉल नहीं होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिग्निन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ये सपोर्ट करता है प्लांट को उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फ्लोएम की बात आती है, तो फ्लोएम जो होता है वो भी 4 टाइप के होते हैं। फ्लोएम जो होता है वो वही 4 टाइप के होते हैं। ये क्या करता है, जब फूड बन गया ना, जब भी फूड बन गया तो उस फूड को लेके आना है सब जगह। फूड को सब जगह लेके आना है, मतलब जड़ में भी देना है, पत्तियों में भी देना है, टहनियों में भी देना है। तो ये जो होता है वो पत्ती से जो भी भोजन बनता है, भोजन जो बनता है वो उसको क्या बोलते हैं, वो सुक्रोज होता है। तो वो सुक्रोज के रूप में जो भोजन बनता है वो पूरे पौधे में भी भेजता है। अब इसका सीधा सा मतलब होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो इसका होगा फूड का, वो सुग्रेज के फॉर्म में जो होगा वो 1 वे होगा या 2 वे होगा, तो वो 2 वे होगा। देखो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो 2 वे फ्लो जो है वो होता है इसका। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोसिस और टर्गर जो प्रेशर है उसके कारण होता है। और यहाँ पे जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बल्क फ्लो होता है निगेटिव प्रेशर के कारण। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है इनसे। इसके जितने भी सेल्स होते हैं 4 के 4, उसमें 3 जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं। इसमें कोई भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। बात हम इस पे करेंगे, सवाल हमारा यही पूछा गया है। इसमें स्टार्टिंग में जो फ्लोएम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन आगे आगे चल के जब डेवलपमेंट होती है तो वहां पे न्यूक्लियस जो है वो नहीं रह जाता है, न्यूक्लियस जो है वो नहीं रह जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है, आगे हम इस पे बात करेंगे भी। तो फ्लोएम जो होता है वो भी चार टाइप की होती है। पहला जो होता है वो सीव ट्यूब एलिमेंट कहा जाता है, चालनी नलिका कहा जाता है। सीव ट्यूब जो होता है उसको चालनी नलिका कहते हैं। उसके बाद कंपेनियन सेल होता है दूसरा। तीसरा जो होता है वो फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है। और चौथा जो होता है वो फ्लोएम फाइबर होता है। अब देखो, पैरेनकाइमा जो मैंने बताया वो लिविंग है, तो इस कारण से पैरेनकाइमा, जब जाइलम पैरेनकाइमा लिख रहा है तो वो लिविंग हो जाएगा। जाइलम पैरेनकाइमा लिख रहा है तो वो लिविंग हो जाएगा। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है ना, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो इसमें डेड होता है। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो इसमें डेड होता है। तो फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सब जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर इसमें डेड होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लोएम फाइबर के बारे में आपको समझ में आ गया। ये परफोरेटेड एंड वॉल होता है इसका, इसके वॉल्स होते हैं, ठीक है। इसके आउटसाइड जो एज होता है उस पर वस्कुलर बंडल्स लगे होते हैं। ये ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड, जो मैसेंजर आरएनए होता है उसको, और उसी के साथ साथ प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये एकदम आपको बेसिक्स है जो याद रखना ही पड़ेगा। ये याद नहीं रख सकते हो तो कुछ भी आपसे नहीं हो पाएगा। देखो, अब ये तो आपने समझ लिया किसको, ये आपने समझ लिया जाइलम एंड फ्लोएम को। अब जाइलम एंड फ्लोएम को समझ लिया है तो प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम जो है उसमें सीव ट्यूब है, चालनी नलिका है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है वो फ्लोएम का, वो बोल रहा है कि लिविंग सेल है। आ जाओ इधर भाई। फ्लोएम का सीव ट्यूब जो है वो लिविंग है। तो मैंने कहा कि फ्लोएम का तीन जो है वो लिविंग होता है, और एक जो फ्लोएम फाइबर होता है वही डेड होता है। तो यहां तक तो सही है आपका कि लिविंग होता है, बट लैक न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी। तो देखो, फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम में तो मैंने कहा ना कि लिविंग सेल होता है और उसका नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। तो फ्लोएम जो होता है उसकी जो सीव ट्यूब एलिमेंट होती है वो जीवित होती है। क्यों जीवित होती है, क्यों लिविंग होती है? तो लिविंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो होता है। अब साइटोप्लाज्म मैं नहीं एक्सप्लेन करने जाऊंगा, पता होना चाहिए आपको। साइटोप्लाज्म इसमें होता है, कोशिका द्रव्य इसमें होता है। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी के समय इसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाती है। उसी के साथ साथ इसके न्यूक्लियस जो है वो एट मैच्योरिटी, ठीक है, जब वो मैच्योर होता है, ठीक है, जब वो परिपक्व होता है तो एट मैच्योरिटी पे वो क्या होता है, वो सारी चीजें गायब होते हैं। साइटोप्लाज्म गायब होता है, न्यूक्लियस गायब होता है, साइटोप्लाज्म बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस गायब होता है। उसी के साथ साथ इसका जो है वो जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे गायब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि इनके बीच का जो स्पेस है, वो नली जो है वो खाली हो सके, अंदर से खोखली हो सके, ताकि भोजन जो होता है, भोजन को क्या बोल रहे थे हम? भोजन को हम सैप कह रहे थे ना। यदि नहीं आपको पता है तो आप पीछे के लेक्चर को देखिए। तो भोजन जो होता है ना, उसका प्रभाव बिना किसी रुकावट को तेजी से हो सके, इस कारण से बीच वाला जो है वो खाली कर दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया कि पहला तो सही है, अभी कथन ए जो है वो सही है। अब दूसरी बात आती है, बोल रहा है कि जो सहचर कोशिकाएं हैं, कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, वो अवरोधी संधियों के माध्यम से, वो जो होती हैं, जो कैंपेनियन सेल होती हैं, वो अवरोधी संधियों के माध्यम से चालनी नलिका जो तत्व होता है उस पर उसकी उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। तो जो कंपेनियन सेल होता है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट थ्रू ऑक्यूलेटिंग जंक्शन। ऑक्यूलेटिंग जंक्शन के द्वारा जो है वो ऑकल्टिंग जंक्शन जो होता है, जो अवरोधी संधियां होती है उसके माध्यम से ये कंट्रोल करता है, और इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो नेसेसरी हो फॉर द फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग शुगर। जब तक वो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा, जब तक वो प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक तो जा ही नहीं सकता है। वो टर्गर प्रेशर, वो ऑस्मोसिस प्रेशर नहीं बनेगा तब तक फूड तो जाएगा ही ना। तो आपको तो सही लग रहा होगा कि हाँ सही है, लेकिन देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, प्रॉब्लम इस जगह पे हो रही है। मैं उसको रेड से जो है वो डिनोट करता हूं। प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे अवरोधी संधियों के बारे में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। जो ओकलल्डिंग जंक्शन जो होता है, ओकलडिंग जो जंक्शन होता है,
यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो सीब ट्यूब के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो कंट्रोल जो होता है वो ओकल्डिंग जंक्शन या फिर टाइड जंक्शन अवरोधी संधियों से नहीं जुड़ा होता है। पादप कोशिकाओं के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के कारण होता है। यहां पे आपको क्या याद रखना है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के कारण होता है। ऐसे लिख लो, हिंदी ज्यादा अच्छा है। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के कारण ये होता है। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के कारण होता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ओक्लडिंग जंक्शन के कारण होता है। तो नहीं भाई, ये जो जंक्शन के कारण जो होता है वो एनिमल में होता है, वो एनिमल में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। पादप कोशिकाओं के बीच जो संचार होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, ट्रांसपोर्ट की जगह आप कम्युनिकेशन लिखो, संचार, संचार या फिर कम्युनिकेशन लिख लो। तो ये जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा नामक एक छिद्र होता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो ये एक होल है। इसी होल के कारण जो है वो होता है। अवरोधी संधियां जो होती है वो एनिमल्स जो सेल होती हैं उनमें पाई जाती हैं, पौधे में नहीं पाई जाती हैं। तो क्या हो गया, ये वाला जो हो गया आर जो हो गया वो गलत हो गया। आर जो हो गया वो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। कि ए सही है लेकिन आर जो है वो सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर जो है वो सही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फैक्ट है जो आपको याद रख लेना चाहिए। फैक्ट क्या याद रखना है, फैक्ट ये याद रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स मतलब अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म्स अनावृत बीजी जो होते हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो जिम्नोस्पर्म, जैसे कि जिम्नोस्पर्म का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो पाइन होता है, जिसको चीड़ कहते हैं। चीड़ इसका सबसे सटीक उदाहरण है, पाइन सबसे सटीक उदाहरण है। इसमें क्या होता है ना, जिम्नोस्पर्म वाले में दो चीजें अवेलेबल नहीं होती है। आपको यहाँ पे चालनी नलिका और कैंपेनियन कोशिकाएं नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपको क्या होती है, जो चालनी नलिकाएं होती हैं, सीब ट्यूब होती हैं, और कैंपेनियल सेल्स जो होती हैं, ये ऊपर वाला जो दो होता है वो नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना है कि चालनी नलिका, चालनी नलिका मतलब सीव ट्यूब, और दूसरा जो होता है वो कंपेनियन सेल मतलब सहचर कोशिकाएं। हिंदी यहां लिख देता हूं, पहले तो ऑलरेडी इंग्लिश बता ही चुका हूं। सहचर कोशिकाएं जो होती है वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, ये नहीं पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके स्थान पर जो मिलती है वो क्या मिलती है, तो इनके स्थान पर जो है वो नलिकाएं ना मिलकर इनको स्पेशल नाम दिया जाता है। इनको कहा जाता है चालनी कोशिकाएं, सीव सेल। तो इसके जगह पे मिलती यहाँ पे क्या है, तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसमें मिलती क्या है, तो मिलती जो है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है चालनी सेल्स, चालनी कोशिकाएं। दूसरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है एल्बुमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सेल जो है वो कहा जाता है, एल्बुमिनस कोशिकाएं जो है वो कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सवाल जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। बाकी आपको याद रखना है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो बहुत जरूरी है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कॉलिन काइमा में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वहीं जो स्केलन काइमा होता है उसमें जो है वो आपको न्यूक्लियस यहाँ पे भी देखने को, देखो न्यूक्लियस आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। पैरेनकाइमा है वहां पे भी आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म भी है, वैक्यूल्स भी देखने को मिल रहा है।
वहीं कॉलिनकाइमा जो होता है उसमें थिक प्राइमरी वॉल्स बस देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, वॉल देखने को मिल रहा है। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। सवाल है हिस्ट्री और साइंस दोनों को जोड़कर, तो समझने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ सवाल है और करंट से रिलेट भी करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। आपसे बोला रहा है कि ओंगे और ग्रेट अंडमानी जो आबादी में देखा गया है कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, देखो डीएनए जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो न्यूक्लियस वाला, एक तो न्यूक्लियस के अंदर जो जो डीएनए होता है वो डीएनए हो गया, और दूसरा जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की जा रही है। तो ओंगे और ग्रेट अंडमानी जो आबादी होती है, ये जनजाति है, अब उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो कह रहा है कि वो जो होता है वो हैप्लो ग्रुप M31 और M32 जो है वो अंडमान द्वीप पर आंतरिक विकास के अधीन प्राचीन मातृवंशावलियां दर्शाती है, जो लगभग 50 से 70 हजार वर्ष पूर्व आउट ऑफ अफ्रीका तटीय प्रवासन के बाद से अलग अलग हैं। ठीक है, ये सवाल जो है वो पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है। तो अंडमान जो द्वीप आप देखते हो, अंडमान द्वीप समूह की जो जनजातियां होती है, जैसे ओंग हो गई, ग्रेट अंडमानी हो गई, उनकी आनुवांशिक रूप से दुनिया की सबसे प्राचीन और आइसोलेटेड आबादी में से एक इनको माना जाता है। वैज्ञानिक जब शोध इन पर किया गया तो उनसे पता चला कि इसका जो एमटी डीएनए होता है, एमटी मतलब एमटी डीएनए मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, एमटी डीएनए का जो हेलियो ग्रुप होता है, एमटी डीएनए का जो हेलियो ग्रुप होता है M31 और M32 जो है वो इसमें पाया जाता है। और यह बात जो होती है, यह बात का प्रमाण है कि जब इंसान पहली बार 50 हजार से 70 हजार साल पहले अफ्रीका से बाहर आउट ऑफ अफ्रीका निकले थे, तो तटों के किनारे किनारे चलते चलते तब से लोग जो है वो अंडमान में आइसोलेट रहकर जो है वो विकसित हुए हैं। इन सिटू इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, कथन जो है वो सही है। देखो, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना की आवश्यकता होती है ना, जैसे आप ये अगर मान लो कि ये पूरी दुनिया है, ठीक है, ये पूरी दुनिया है, ये आपका जो है वो इक्वेटर हो गया, और ऊपर वाला मान लो कि ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला जो है वो अफ्रीका हो जाएगा, जो नीचे वाला जो हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद जो है वो साउथ अमेरिका हो गया। देन जो है वो आप इस तरीके से, मैप मेरा ठीक नहीं है, इस तरीके से कुछ जो है वो अफ्रीका हो गया, यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जो है वो पूरा ऐसे ऐसे कर लोगे तो ये कुछ ऐसे एशिया हो गया। तो देखो, हमेशा जो डेवलपमेंट हुआ है ना, आप देखोगे कि कभी भी कोई भी जनजाति या फिर डेवलपमेंट जो हुआ है वो साउथ से नॉर्थ नहीं हुआ है। बहुत कम हुआ है कि साउथ से नॉर्थ गए होंगे, वो कभी भी जाते हैं। जनजातियों का जो शिफ्ट हुआ है, जब वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट हुआ है या फिर वेस्ट टू ईस्ट हुआ है। मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट होगा या तो ईस्ट टू वेस्ट होगा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ बहुत कम होता है। नॉर्थ टू साउथ तो होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा नहीं, वो भी नहीं होगा। ऐसा रीजन होता है, क्यों ना, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना तो वेदर जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप यहाँ पे जो पोल्स होते हैं देख लो, बर्फ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन यदि आप ऐसे पोल्स पे ही ऐसे ऐसे बढ़ते रहोगे तो हर जगह तो ठंडी ही रहेगी ना। तो इसमें वेदर चेंजेस नहीं होते, और मनुष्य की यह गुण होता है कि वो हमेशा आसान चीजों की ही ओर बढ़ता है। तो इस कारण से जब भी डेवलपमेंट हुआ है तो इस कारण से ही इधर ही ऐसे बढ़े हैं। तो यही रीजन था कि अफ्रीका से जो लोग थे वो अंडमान निकोबार में आए और वहां पे आइसोलेट जो है वो हो गए, और उनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये मैं हटा रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसलिए बोला जा रहा है ना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो ओनली वन चीज होता है जो केवल और केवल आपको जो है वो कहां से मिलता है, तो ये जो आपको जो है वो मदर से मिलता है, ओनली मदर से मिलता है।
तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात यही इसी कारण से हो रही है क्योंकि अफ्रीका से ही आउटफ्लो हुआ है तो वो आए हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि पूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, उसके डीएनए सीक्वेंसिंग जब हमने किया, डीएनए को सीक्वेंस किया, तो उस डीएनए सीक्वेंसिंग के बाद पता चला कि M31 और M32 जो होता है उसको परिभाषित करने वाला जो कोडिंग क्षेत्र होता है वो उत्परिवर्तन ज्ञात भारतीय, पूर्व एशिया और जो ओशियन है उसके हिप्लोयन ग्रुप जो होता है M, N और R के लोगों को ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो वैज्ञानिक जब इस पर शोध किए तो शोध के बाद पता चला कि हजारों सालों से अलग थलग ये रहे थे जनजाति, पर कैसे पहुंचे होंगे यहां, इस पर शोध हुआ। तो डीएनए सीक्वेंसिंग से यह साबित हुआ कि इन जो जनजातियां हैं उनके M31 और M32 में जो म्यूटेशन हुआ है, उत्परिवर्तन जो हुआ है, जो म्यूटेशन हुआ है, वो भारत, पूर्वी एशिया और ओशिनिया, ठीक है, ओशिनिया, इसकी किसी भी अन्य जो आबादी होती है, जैसे एम हो गया, एन हो गया या फिर आर हेप्लो ग्रुप के लोग हो गए, उनसे बिल्कुल ओवरलैप नहीं करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर से आई है। ठीक है, तो किसी भी अन्य आबादी के जेनेटिक ओवरलैप ना होना ही उनके जो है वो हजारों साल से वो आइसोलेशन में रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि वो दूर से आए हैं, किसी जनजाति का कोई भी डीएनए उनमें नहीं है, मतलब वो अफ्रीका से आए हैं। और उनमें जो है वो उनके अंडमान में ही विकसित होने इन सीटू इवोल्यूशन का जो है वो वैज्ञानिक प्रमाण जो है वो ये देता है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ना वो यहीं पे हुआ है। तो ये पहली बात तो कि पहला कथन को, ये कथन तो सही है ही, उसके साथ ही साथ ये पहले कथन को एक्सप्लेन भी तो कर रहा है ना, ये पहले कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसी कारण से आपका आंसर जो है वो सी होगा कि दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण भी आपको अच्छे से दिया जा रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में याद रखिएगा, ये मैटरनल लीजेंज होता है, मतलब माता से ही ये आपको मिलता है। ठीक है, माता से ही आपको मिलता है। इसका उपयोग जो है वो प्राचीन मातृवंशावली, फीमेल जो वंशावली होता है उसको ट्रैक करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो केवल पिता से ही पुत्र में मिलता है, वाई क्रोमोसोम, इसी कारण से तो पुत्र बनता है ना। और इसका उपयोग जो है वो पैटर्नल एंसेस्ट्री जो है, वो पिता का जो डीएनए होता है, यदि आप पितृवंशावली तैयार करते हो तो उसमें इसका काम देगा वाई क्रोमोसोम का, और माता का तैयार करते हो तो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो है वो किया जा सकता है, ये आपको याद रखना होगा। अंडमान के ओंग ट्राइब हो गया, जारवा ट्राइब हो गया, सेंटिलन ट्राइब हो गया, ग्रेट अंडमानीज हो गया, ये सभी जो है वो, इन सभी प्रजातियों को क्या कहा जाता है, तो इन सभी प्रजातियों को नेग्रिटो प्रजाति से ये संबंधित है। ये प्रजाति जो होते हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है नेग्रिटो, नेग्रिटो, नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। और पीवीटीजी, पीवीटीजीएस पार्टिकुलरली वर्नलेबल ट्राइब ग्रुप में ये आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। निकोबार की जो जातियां होती है, ये तो अंडमान की जातियां मैंने बताया, ओंग, जारवा और सेंटिनल, ग्रेट अंडमानी, ये सब। लेकिन निकोबार की जो जातियां होती है जिसमें सोम्पेन आती है, निकोबारी आती है, ये सब जो होती है वो मंगलोइड प्रजाति से संबंधित होती है। ये अंतर हमेशा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये अंतर आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। निग्रोड जो होते हैं वो किसका हो गया, तो ये अंडमान की जनजातियां होती हैं, अंडमान की जनजातियां। और वहीं जो मंगलोइड प्रजाति के लोग जो रहेंगे, मंगोलियाइड, तो मंगोलियाइड जो प्रजाति के लोग होंगे वो कहाँ होंगे, तो वो जो होगा वो निकोबार में होगा, निकोबार में होगा। ये अंतर हमेशा पूछा जाता है, सैम्पेन हो गया, निकोबारी हो गया, ये सब यहाँ पे आता है। तो ये समझ में आपको आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल है, जो साइंस और जो रिसर्च है रिसेंट में जो हुई है उनसे संबंधित कुछ सवाल है जिसको समझते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर लाल
जी सिंह और उनके शोध के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कह रहा है कि डॉक्टर लाल जी सिंह हैं, वो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर इनको माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर लाल जी सिंह जो है वो स्वदेशी रूप से इस तकनीक को विकसित करने के लिए भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा बोल रहा है कि उन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है वो मूल रूप से कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो मूल रूप से 1984 में ब्रिटेन के जो सर एकेल जेफरीज है उसने आविष्कार किया था। ठीक है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आविष्कार किया गया है वो तो ब्रिटेन का व्यक्ति था, जिसको बोलते हैं एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज जो है वो इसको कहा जाता है, इसने किया था। डॉक्टर लाल जी ने इसका आविष्कार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जो है वो बैंडेड क्रेट, मतलब बैंडेड क्रेट जो सांप है, उस सांप से प्राप्त एक बीकेएम प्रोब है, उसका उपयोग करके भारत के लिए एक स्वदेशी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक जो है वो बनाई थी। तो लाल जी ने केवल और केवल क्या किया था? एक बैंडेड क्रेट सांप था, एक स्नेक था जिसका नाम था बैंडेड क्रेट। बैंडेड क्रेट इसका नाम था। इससे इन्होंने क्या किया? इससे इन्होंने बीकेएम वेव जो है वो निकाला। बस रट लो, और कोई उपाय है नहीं इन सब के बारे में। बीकेएम प्रोब जो है वो किया, इससे प्राप्त किया पीकेएम प्रोब, और इसी का उपयोग करके उन्होंने स्वदेशी डीएनए प्रिंटिंग तकनीक है वो बताया था। तो ये तो ऐसे भी आप गलत कर सकते हो कि भारत का आदमी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे आविष्कार करेगा। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने उनके शोध ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को वन्यजीव संरक्षण में व्यापक रूप से लागू किया। तो उन्होंने जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं, जो एक्सटिंक्ट प्रजाति हैं, लुप्त प्राय एक्सटिंक्ट नहीं बोलते, इंडेंजर्ड स्पीशीज, उनके संरक्षण के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका उपयोग करने हेतु हैदराबाद में जो लैक्नोज है उसकी भी स्थापना इसने की थी। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल दो कथन जो है वो सही है, केवल एक कथन नहीं, केवल दो कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी। दो कथन कौन कौन सा सही है? तो ए सही है और सी सही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान जो है वो कहाँ है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है, उसको बोलते हैं सीसीएमबी। सीसीएमबी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद याद आपको रखना है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। लाल जी सिंह इसके निदेशक रह चुके हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है उसमें डीएनए के वीएनटीआरएस जो है इसका उपयोग करके व्यक्ति की पहचान जो है वो की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका यूज किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है उसमें डीएनए का क्या यूज किया जाता है? तो डीएनए का वीएनटीआरएस जो है वो यूज किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स है, इसका उपयोग करके ही किसी व्यक्ति की पहचान जो है वो की जाती है। व्यक्ति की पहचान इसी से की जाती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2022 में स्वेंटे पावो को फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो किस लिए मिला था यही पूछा जा रहा है। तो उन्होंने विलुप्त जो हेमिनीज के जीनोम और मानव विकास से संबंधित जो है वो खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे, ठीक है।
ये स्वीडन के वैज्ञानिक है। यह पुरस्कार उन्हें जो है वो पेलियो जीनोमिक्स नामक विज्ञान की एक नई शाखा स्थापित करने के लिए मिला था। पेलियो जीनोमिक्स, इसको स्टैब्लिश किया था इन्होंने, इसको स्टैब्लिश किया था, इस कारण से इनको मिला था। इसमें जो विलुप्त प्रजातियां हैं जैसे कि निएंडरथल हो गया, डेनिसोवन हो गया, इनके डीएनए को डिकोड करने के लिए ये सब जो है वो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्वांते पावो जो था, उसने साइबेरिया की एक गुफा में मिली एक छोटी उंगली की हड्डी से एक पूरी तरह से नए मानव पूर्वज जो डेनिसोवन है उसकी खोज कर दी थी। तो डेनिसोवन जो पूर्वज है उसकी खोज स्वांते पावो ने की थी। उनके शोध से पता चला कि प्राचीन काल में होमोसेपियंस और निएंडरथल के बीच जिन का आदान प्रदान जो है वो हुआ था। निएंडरथल्स को खत्म किया गया था होमोसेपियंस के ही द्वारा, उनको मारा गया था इन्हीं के द्वारा लड़ाई झगड़े में। मानव जो है वो प्रोटीओम जो है वो मानव प्रोटीओम, उसके बाद स्टेम सेल रिसर्च, उसी के साथ साथ सिंथेटिक जीनोम जो होता है, इसमें स्वांते पावो संबंधित नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एरोबिक श्वसन जो है उसके दौरान उत्पादित अधिकांश एटीपी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहला स्टेटमेंट है एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इस रिस्पायरेशन के दौरान जो है वो 36 या फिर आप 38 एटीपी मानो, टोटल फॉर्मेशन जो है वो 38 एटीपी का होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो 32 से 34 एटीपी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही होता है। 36 से 38 एटीपी होता है, जिसमें 2 एटीपी तो यूज कर लिया जाता है, तो 38 एटीपी 36 एटीपी है। अब इस 36 एटीपी में से आपको 32 से 34 एटीपी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही बनता है, इसके अंतिम चरण में ही बनता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में केवल केवल जो है वो दो दो एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, क्रेब्स चक्र के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ केवल 2 और 2 एटीपी बनते हैं। 32 से 34 एटीपी जो है वो बन जाते हैं कहां पे, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के पार जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पे भारी मात्रा में एटीपी उत्पन्न क्यों कर पाता है, सवाल यही आपका होना चाहिए। तो इसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन जो होता है, जब क्रेब्स चक्र मैंने बताया था, तो उसका सबसे लास्ट फेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके आर पार एक प्रोटीन ग्रेडियंट होता है जिसको हाइड्रोजन प्लस आयन ग्रेडियंट कहा जाता है, H प्लस ग्रेडियंट जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंतरिक झिल्ली के आर पार एक प्रोटीन ग्रेडियंट बन जाता है, इस ग्रेडियंट को विद्युत रासायनिक ढाल की ऊर्जा का उपयोग करके ही एटीपी सिंथेसाइजेशन जो है वो होता है। एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है वो उत्पन्न होता है और एटीपी का निर्माण जो है वो करता है। तो यहाँ पे एंजाइम जो उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है एटीपी सिंथेस एंजाइम। एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है और यही एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो ऑलरेडी हमने क्लास में इस सिद्धांत को बता रखा है, कई बार एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन में भी बता रखा है। इसको बोला जाता है केमी ऑक्सीमोटिक थ्योरी। कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी, हाइपोथेसिस बोल लो, हाइपोथेसिस बोल लो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। केमी ऑक्सीमेटिक थ्योरी, केमी ऑक्सीमेटिक हाइपोथेसिस इसे कहा जाता है। इसे पीटर मिसेल ने दिया था, पीटर मिसेल, बाई
पीटर पीटर मिशेल के द्वारा यह दिया गया था। तो इस सिद्धांत को केमी ऑक्सीमोटिक थ्योरी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एटीपी कैसे बनता है इस बारे में ये थ्योरी होती है। एटीपी बनाने वाली जो मशीन होती है उसको एटीपी क्या बोलते हैं? तो एटीपी उसे सिंथेस कहा जाता है। एटीपी सिंथेस जो है वो कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो होती है उस पर इसको जो है वो ऑक्सीसोम के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीसोम के रूप में, उतना डिटेल में नहीं जाना है। बाकी यहां से आपका आंसर जो है वो समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से करंट से संबंधित सवाल है। करंट मतलब कि 2014 का है। ये आपका नए नए खोज जो हो रही हैं उनसे संबंधित सवाल है। बोल रहा है कि 2014 में पंजाब के अजनाला में कंकालों के फॉरेंसिक विश्लेषण ने मुख्य रूप से उनकी पहचान किस साक्ष्य माध्यम से की थी? ठीक है, किस साक्ष्य माध्यम से की थी? तो हम बात कर रहे हैं 2014 में पंजाब के अमृतसर के पास जो अजनाला है वहां पे एक पुराना कुआं मिला था। उस कुएं में 282 मानव के कंकाल मिले हैं। वहां पे 282 मानव के जो है वो कंकाल मिले हैं। ठीक है, इस बात पर विवाद था कि क्या ये 1957 के विभाजन के दौरान मारे गए लोग हैं या फिर 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उस समय मारे गए लोग हैं। इस संदर्भ में विवाद पैदा हुआ था। तो साइंटिफिक प्रूफ तो जरूरी है। इसी कारण से सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हैदराबाद है, उसी के साथ साथ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फेलियो साइंसेज जो लखनऊ में है, इसके वैज्ञानिकों ने कंकाल जो है मुख्य रूप से उनके दांत जो है उनसे डीएनए लिया और उनका जो है वो चेक किया। तो वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हैप्लो ग्रुप है उसका उपयोग करके उनकी अनुवांशिक जो जेनेटिक वंशावली है मदर वाली वो तैयार किया। और उससे तैयार करने के बाद पता चला कि अस्ट्रोनशियम अस्ट्रोनशियम आइसोटोप का उपयोग करके इसको यूज किया गया था। किससे यूज करके? तो यहां पे कौन सा आइसोटोप यूज हुआ था? तो यहां पे अस्ट्रोनशियम आइसोटोप्स का यूज किया गया था इस स्टडी के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एमटी डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो हैप्लो ग्रुप का उपयोग करके जो जेनेटिक बनाया गया था, इसमें कि स्ट्रोनशियम आइसोटोप का उपयोग करके जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन है उसका पता लगाया गया। स्ट्रोनशियम जो है वो बचपन में पिए गए पानी और भोजन से दांतों में जमा हो जाता है। उससे ही स्टडी करके ये जो है वो पता लगाने का प्रयास जो है वो किया गया। इस प्रयास में क्या निकला? तो इस विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि यह जो कंकाल है जो कि पंजाब के स्थानीय लोगों की नहीं थी, बल्कि वे गंगा के मैदान यूपी, बिहार, बंगाल के लोग थे। यह जो है वो इस ऐतिहासिक तथ्य जो है उसकी पुष्टि करता है कि 26वीं निगेटिव जो इन्फेंट्री थी, 26 नंबर की जो निगेटिव इन्फेंट्री थी, उसके विद्रोही भारतीय सिपाही थे जिन्हें 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। तो ये साक्ष्य यहाँ पे मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो खोज आई थी। तो ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लो ग्रुप और स्ट्रांसियम आइसोटोप का अनुपात के माध्यम से इसको जो है वो खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी हिस्ट्री क्या थी इसमें वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी खोपड़ी का आकार और कार्बन आइसोटोप का बात करें तो खोपड़ी का आकार कुछ जानकारी दे सकता है, लेकिन डीएनए और आइसोटोप जितना सटीक भौगोलिक और आनुवंशिक जानकारी दे सकता है उतना ये नहीं दे सकता है। ठीक है, बाकी दांत भी पहचान करवा सकता है लेकिन उतना ज्यादा ये सब नहीं करवाता है। इस कारण से आपको याद रखना है। अजनाला के उस ऐतिहासिक कुआं को स्थानीय लोग जो है वो कालिया वाला खूह कहते हैं। कालिया वाला खूह कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने मारे गए भारतीय सिपाहियों को इसी कुएं में फेंक दिया था। ठीक है, तो इस कुएं का भी नाम आप याद रख सकते हो। आप बोलो कि कौन कहता है कि अंग्रेज अच्छा है या फिर अच्छा था। कुछ चीजें भले ही सिखा के गया है हम लोगों को, लेकिन अच्छा तो नहीं था भाई। कालिया वाला खूह, ठीक है, कालियां वाला खूह, ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे कितने? तो 282। आप समझ सकते हो कितने लोगों को मारा था। प्राचीन डीएनए एनिसेंट जो डीएनए होता है उसको ए डीएनए कहा जाता है।
एंशिएंट जो डीएनए होता है उसको एडीएनए कहा जाता है। इसको मुख्य रूप से हड्डियों और दांत का जो इनामेल है वहां से निकाला जाता है, बोन से निकाला जाता है। और जो दांत होता है, दांत का जो एनामेल होता है वहां से इसको जो है वो निकाला जाता है, क्योंकि दांत के अंदर डीएनए सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, दांत के अंदर जो है सबसे ज्यादा टाइम तक डीएनए रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अध्ययन जो है वो विज्ञान और ऐतिहासिक के गठजोड़ का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको तो पूछा ही गया था। ऐसे सवाल बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चलो पूछा ही गया तो आपको करना तो पड़ेगा। वैसे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल है, साइंस और हिस्ट्री को मिलाकर पूछा गया है। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, और इसको साइंस से जोड़कर बताना है आपको। ठीक है, तो राखी गढ़ी की बात हो रही है। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, भारत में अवस्थित सबसे बड़ा जो हड़प्पन जो सभ्यता है उसकी ये साइट है, ये आपको पता होगा। तो राखी गढ़ी का डीएनए अध्ययन है, उस पर हम बात करेंगे। तो 2019 में ये अध्ययन जो है वो हुआ था राखी गढ़ी के पर। कंकाल पर हुआ डीएनए अध्ययन है, नेचुरल और सेल जर्नल में ये प्रकाशित हुआ था। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक माना जाता है। इसी पर कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं। तो पहला आपसे पूछा जाए कि प्राचीन डीएनए नमूना का स्रोत, सोर्स ऑफ एनिसेंट डीएनए सैंपल। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने हरियाणा के जो राखीगढ़ है वहां से 2500 ईसा पूर्व की एक महिला के कंकाल, जिसका कोड जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आंतरिक कान की जो हड्डी होती है, इंटरनल ईयर के जो हड्डी होती है, आंतरिक कान की जो हड्डी, जिसको पेट्रस बोन कहा जाता है, पेट्रस बोन से ए डीएनए, प्राचीन डीएनए है, उसको सफलतापूर्वक निकाला है। तो जो डीएनए नमूना जो है वो कहां से निकाला है, तो डीएनए नमूना निकाला है हरियाणा के राखीगढ़ में 2500 ईसा पूर्व एक महिला के कंकाल अवशेष। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, खत्म खेल। आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया है। ठीक है, आगे फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। पहचानी गई प्राथमिक वंशावली घटक, सबसे पहला जो वंशावली घटक है वो क्या पहचाना गया, तो पहचानी गई प्राथमिक जो वंशावली घटक है, डीएनए विश्लेषण से ये पता चला कि महिला और अन्य जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से दो आबादी के मिश्रण थे। ईरानियन रिलेटेड हंटर गैदर्स, प्राचीन ईरानी संबंधित आबादी, और दूसरा प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीय, एनिसेंट एंसेस्टर साउथ इंडियंस। इन दोनों के मिले जुले अवशेष जो है वो मिले हैं। तो प्राचीन ईरानी संबंधित किसानों या फिर चरवाहों, और उसके साथ प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीय, इन दोनों का मिश्रण। तो इसका जो है वो 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो व्यक्ति में उल्लेखित मुख्य रूप से अनुपस्थित वंशावली। तो डीएनए में अस्टेप घुमंतु जो चारावाह थे, अस्टेप घुमंतु जो चारावाहों थे, उनका कोई अंश जो है मतलब 0% भी नहीं पाया गया है। तो अस्टेप वंशावली को इंडो यूरोपियन या फिर आर्य प्रवास से जोड़ा जाता है। तो ये इसका दूसरा हो गया, इंडो यूरोपियन प्रवासों से ये जुड़ा हुआ है अस्टेप घुमंतु चारावाह। तो ये जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये जो अस्टेप घुमंतु है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इंडो यूरोपियन या फिर आर्य प्रवास से ये जुड़ा हुआ है, कि आर्य कैसे प्रवास किए थे। उसके बाद आधुनिक भारतीयों के लिए व्यापक अनुवांशिक निहितार्थ। ठीक है, जो ब्रॉडर जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न इंडियंस। तो ये है, इस अध्ययन ने साबित किया कि आधुनिक दक्षिण एशियाई या फिर भारतीय आबादी में के सबसे बड़े आधुनिक पूर्वज जो है वो सीधे तौर पर सिंधु घाटी के लोग ही थे, और उनके चरम, उनके पीक के दौरान बाहर से कोई भी जो है वो नहीं आया था। ठीक है, स्टेप इनपुट के बिना सिंधु घाटी सभ्यता आबादी जो है वो सीधे अनुवांशिक पूर्वज हमारे माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आर्यन थ्योरी भी अभी सिद्ध हो चुकी है कि आर्य जो है वो बाहर से नहीं आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस
डेवलप होती चली जा रही है, वैसे वैसे चीजें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हरियाणा का जो ये राखीगढ़ है वो कहाँ है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हिसार जिले में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है भारत में, कौन सी नदी पर है? तो घग्गर और हरका नदी पर है। घग्गर और हरका नदी है, उस पर ये स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है वो स्थल माना जाता है। यह मोहनजोदड़ो को भी पीछे छोड़ दिया था। आर्यन थ्योरी का भी खंडन ये करता है। तो डिबकिंग आर्यन थ्योरी, इस शोध शोध में प्रोफेसर वसंत सिंधे, डेविड रिच के नेतृत्व में यह किया गया था। इसने स्पष्ट कर दिया कि आर्य जो थे, स्टेप जो आर्य थे वो सिंधु सभ्यता से निर्माता नहीं थे, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ था, इसके बाद वो भारत आए थे। ये थ्योरी यहाँ पे आई थी। खेतों का स्वदेशी विकास के बारे में बात करें तो डीएनए अध्ययन ने यह भी सिद्ध किया था कि भारत में एग्रीकल्चर बाहरी जो मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई, ईरान की जो सभ्यता हो गई, उससे नहीं आई थी, बल्कि यहाँ पे मूल निवासी जो है वो स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। स्वतंत्र रूप से यहाँ पे खेती का डेवलपमेंट भी हुआ था। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है। लाइफ के बारे में, कि लाइफ के बारे में क्या जो है वो सही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। लाइफ जो होता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मोदी के द्वारा बोला गया था। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यही सवाल जो है पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो व्यक्तियों और समुदाय को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली अनुकूल प्रेरित करना है। ठीक है, सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। तो इसका जो उपयोग है, लाइफ मूल रूप से पर्यटन या फिर ग्रामीण पर्यटन तक सीमित कोई योजना नहीं थी कि पर्यटन भारतीय गांवों तक ले जाना है। तो ये दोनों गलत हो गया। तो केवल और केवल एक जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव की अवधारणा जो है वो कॉप 26 जो है उसमें मोदी के द्वारा रखी गई थी। एक मोटो था, माइंडफुल एंड डिलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। विचारहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और जानबूझ का उपयोग। माइंडफुल और डिलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन, ये आपको याद रखना है। भारत ने इसे अपने अदत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में भी शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल यूरिया गोल्ड के बारे में पूछा जा रहा है। समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। यूरिया गोल्ड जो है वो यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करके, जिससे बर्बादी जो है वो कम होती है, उससे बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो यूरिया गोल्ड जो होता है वो सल्फर कोटेड यूरिया होता है, जो कि सल्फर की परत जो है वो पूरे परत जो है वो यूरिया के घुलने की जो प्रक्रिया है उसको धीमा करती है। सल्फर को कोट करता है तो ये क्या करता है, यूरिया का जो घुलने की रेट होती है, डाइल्यूशन की जो रेट होती है, उस रेट को वो कम करती है। घुलने की रेट को जो है वो कम करती है। अब धीमा कर देती है घूमने की रेट को, स्लो रिलीज होता है, जिससे नाइट्रोजन का नुकसान जो है वो कम होता है। अब कम कर दिया तो इससे नाइट्रोजन जो है उसका नुकसान जो है वो कम हो गया। नाइट्रोजन का नुकसान जो है वो कम हो गया और बर्बादी जो है वो रुक जाती है। बर्बादी जो है वो रुक जाती है। तो बर्बादी कम होती है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, ये तो सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी में सल्फर की कमी है। तो भारत की कृषि भूमि में लगातार खेती के कारण सल्फर की भारी कमी देखी जाती है। तो ये तो सही है ही। तो दोनों के दोनों सही। अब व्याख्यान कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, व्याख्यान कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो मुझे तो आप भी देखिए तो आपको लगेगा कि व्याख्यान तो नहीं कर रहा है। तो यस, व्याख्यान जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। दोनों कथन पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। यूरिया की बर्बादी कम होने का मुख्य कारण है कि सल्फर की परत पर जो स्लो कोटिंग होती है सल्फर की परत, जिससे स्लो रिलीज होता है, ना कि मिट्टी में सल्फर की कमी होती है, इस कारण से ऐसा होता है। तो बर्बादी से कोई रिलेटेड है नहीं। यूरिया गोल्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में सीकर राजस्थान से लॉन्च किया गया था।
2023 में लॉन्च हुआ था, सीकर राजस्थान से। सीकर राजस्थान है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। यह भारत के पहले से चले आ रहा जो नीम कोटेड यूरिया है उससे अधिक प्रभावी है और इसका उपयोग किसान को कम खाद डालनी पड़ती है। तो नीम कोटेड यूरिया से ज्यादा अच्छा है। नीम कोटेड यूरिया जो है उससे ज्यादा अच्छा है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड, जिसमें किसकी परत होती है? तो वो सल्फर की परत आपको मिलती है। ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति जो होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज जो है, उनको सही घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपको अवरक्त किरण दी हुई है, सूक्ष्म तरंगे दी हुई है और परावैग्निक किरण दी हुई है। तो विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें विकिरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके अनुसार यदि हम व्यवस्थित करें तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट कैसे होता है? तो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो गामा रे होता है। गामा रे, ये जो है वो हाईएस्ट है, गामा रे। दूसरा जो होता है वो एक्स रे हो गया। तीसरा जो हो गया वो परावैग्निक किरण। परावैग्निक मतलब अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। चौथा जो हो गया वो विजिबल लाइट होता है। विजिबल। आप जब स्पेक्ट्रम देखोगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो उसमें यही ऑर्डर आपको मिलता है, यही तो हमको दिखता है ना। इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो, आप बताओ कि इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो कितना होता है? तो 380 से 480 तक मान सकते हो, या फिर 460 या फिर 420 तक। पांचवा जो होता है, पांचवा जो होता है वो क्या है? वो अवरक्त किरण है, इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड है। छठा जो किरण है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव है। सातवां जो किरण है वो रेडियो वेव है। रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव जो होता है वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। और हाईएस्ट किसका होता है? गामा रे का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपका सही क्रम क्या बन जाएगा? तो सही क्रम आपका बन जाएगा, अल्ट्रा वायलेट जो है वो सबसे पहले आएगा। तो 3 जो है वो सबसे पहले आएगा, सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है वो एक आएगा इंफ्रारेड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अल्ट्रा वायलेट आ रहा है, उसके बाद जो है वो इंफ्रारेड आ रहा है, तब जाके जो है वो माइक्रोवेव आ रहा है। तो 3 के बाद जो है वो एक आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना हो गया। फ्रीक्वेंसी और तरंगदैर्घ्य ये होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये यदि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो यदि हम तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो कम होगा, और इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो हाईएस्ट होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां से आते रहते हैं। अब यहां से ये भी याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य तो कम होता ही है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसके पास जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो भी उसके पास जो है वो हाईएस्ट होती है। एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका ऊर्जा भी जो है, एनर्जी भी जो है वो भी लोवेस्ट होगा, वो भी लोवेस्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको याद रखना है, ये पूरा लाइन जो है वो याद रखना है, तो आप याद रख सकते हो, रेड मंकी इन वेनस यूज एक्सरे ग्लासेस। रेड मंकी इन वेनस यूज एक्सरे ग्लासेस, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। रेड, तो RED से रेड हो गया। माइक्रोवेव के लिए मंकी यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड जो होती है उसके लिए इन यूज कर लो। विजिबल के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हो वेनस, वेंस। अल्ट्रा वायलेट के लिए आप जो है वो यूज कर लो। एक्सरे के लिए आप जो है वो एक्सरे यूज कर लो, और जी के लिए जो है वो ग्लास यूज कर लो। मतलब रेड मंकी जो होता है इन वेनस यूज एक्सरे ग्लासेस।
ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी ऐसे भी कर सकते हो आप याद। RMIVUXG, ये भी याद रख सकते हो, RMIUVXG। जैसे भी आपको याद होता है, बस मैटर की आपको याद होना चाहिए। तो ये रहा पार्ट नंबर 4, जहां पे हमने 15 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।